नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी माहौर। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि विधेयक पर अन्नदाताओं के आंदोलन की, पश्चिम बंगाल में ममता की डगमगाती सरकार की, जानेंगे कि सीएम योगी की क्या है परेशानी, बताएंगे कि कर्नाटक के पूर्व सीएम को किस बात का है अफसोस, और आखिर में बात पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केरल में 3 चरणों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। 8 दिसंबर को होगा पहले चरण का मतदान। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते बैलेट पेपर का किया जाएगा इस्तेमाल। सिंधिया की करीबी इमरती देवी ने फिर दिखाए तेवर, बोली नहीं मानती कोई फरमान। इमरती देवी को मंत्री का बंगला खाली करने का थमाया गया है नोटिस। T20 सीरीज पर भारत का कब्जा तय। दूसरे मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज करके 3 मैचों की सीरीज में बढ़ाई 2-0 की बढ़त। अर्थव्यवस्था में अभी बनी रहेगी सुस्ती। नीति आयोग का अनुमान 2021 में पटरी पर नहीं लौट पाएगी जीडीपी, 2022 में ही मिल पाएगी राहत। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ का बयान, मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी बढ़ाने को IRDA की मंजूरी, 3 माह में मिलने की उम्मीद। नए कृषि कानून के विरोध में चल रहे अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 11वां दिन है। 8 दिसंबर को अन्नदाताओं ने भारत बंद का ऐलान भी कर रखा है, जिसके समर्थन में अब राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर सामने आ रही हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किन किन पार्टियों ने किया अन्नदाताओं के आंदोलन का समर्थन। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में अन्नदाता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी 11 दिनों से अन्नदाताओं का प्रदर्शन चल रहा है, जिसके बाद से ही मोदी सरकार दबाव में दिख रही है। शनिवार को केंद्र सरकार और अन्नदाताओं के साथ हुई 5वें दौर की बातचीत में भी कोई फैसला नहीं हुआ। अब एक अगली मीटिंग 9 दिसंबर को होनी तय हुई है। कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाताओं ने 8 दिसंबर को देश बंद का ऐलान किया है। विपक्षी दलों का इसे समर्थन भी मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित तमाम पार्टियां अन्नदाताओं के साथ आ गए हैं। इस बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि सरकार ने यदि उनकी बातें पहले ही सुन ली होती तो इस तरह की स्थिति सामने नहीं आती। सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं के तमाम संगठनों के बीच बैठक लगातार हो रही है। बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने भी आज अन्नदाताओं के मंच पर पहुंचे और कानून वापस न होने की स्थिति में अवार्ड वापसी की चेतावनी दी। इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जहां देश में कृषि कानूनों को लेकर हलचल शांत नहीं हो रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी शुभेंदु अधिकारी को लेकर हलचल मची हुई है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ रहे हैं, ये लगभग तय हो चुका है। इस बीच बीजेपी की ओर से तो ममता सरकार गिराने के दावे भी होने लगे हैं। तो बंगाल में बीजेपी का क्या है प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। शुभेंदु अधिकारी कहां जाएंगे, ये सवाल एक महीने से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर कोई पूछ रहा है। ममता बनर्जी ने भी अब साफ कर दिया है कि शुभेंदु का चैप्टर टीएमसी में क्लोज हो चुका है, यानी अधिकारी अब टीएमसी कब छोड़ रहे हैं इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। टीएमसी और शुभेंदु के बीच अब कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। शुभेंदु ममता मंत्रिमंडल से तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और अब उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत रॉय से साफ कह दिया है कि टीएमसी में उनकी समस्याएं खत्म होती नहीं दिख रही हैं। पार्टी अब उनकी बात ही नहीं सुन रही है। टीएमसी में चल रही इस उठापटक के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता है। टीएमसी उन्हें नेता नहीं बनने देगी, क्योंकि टीएमसी में वही नेता बनता है जो कालीघाट स्थित एक खास घर से ताल्लुक रखता है, उसी को नेता बनने की अनुमति है। बाकी के लोग सिर्फ कर्मचारी बने रहेंगे। इसके बाद बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो चुनाव से पहले राज्य में ममता सरकार गिर जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जहां चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी की सरकार गिरने के दावे कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी को विधानसभा चुनाव की चिंता अभी से सताने लगी है। विपक्षी दलों की बढ़ती ताकत को देखकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ दल को खासा डर सता रहा है। विपक्ष के खिलाफ खुद को मजबूत करने के लिए अब योगी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पिछले कई महीनों से उथल पुथल चल रही है। जहां एक तरफ कुछ नेता पद न मिलने को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, तो कुछ अपनी नाकामियों की वजह से सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इस मुश्किल का खामियाजा बीजेपी को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसलिए योगी सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल कर इस परेशानी का हल निकालना चाहती है।
कहा जा रहा है कि नाराज नेताओं को मनाने के लिए जल्द ही 6 से 7 नए चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जबकि खराब परफॉर्मेंस वाले कई मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ बैठक भी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह अब अपनी रिपोर्ट्स केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि मिशन 2022 को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी इस मंत्रिमंडल विस्तार से कई समीकरण साधने की तैयारी में है। इसके तहत जिन वर्गों में अभी तक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन्हें मौका मिल सकता है। दरअसल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान और कमल रानी वरुण के दुनिया से जाने के बाद कैबिनेट में 2 सीट खाली हो गई। इन्हीं पदों पर योगी सरकार नए चेहरों को मौका देना चाहती है, ताकि नेताओं की नाराजगी को दूर किया जा सके। साथ ही चर्चा में ये भी है कि आरोपों में घिरने वाले और खराब कामकाज करने वालों को बाहर किया जा सकता है। अब जब चुनाव नजदीक होंगे तो सरकार मंत्रिमंडल में तो फेरबदल करेगी ही। ऐसे में देखना होगा कि किसकी एंट्री होती है और कौन बाहर होता है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में अभी से बेचैनी है। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। अशोक गहलोत खुद ही ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार मुश्किल में फंस सकती है। गहलोत के दावे पर बीजेपी बिफर पड़ी है। ऐसे में क्या है गहलोत का दावा जिससे परेशान हो रही है बीजेपी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 5 महीने पहले राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार मुश्किल में फंस गई थी। सचिन पायलट सहित पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक बागी हो गए थे। उन्होंने हरियाणा के गुड़गांव में डेरा डाल लिया था। हरियाणा में सरकार बीजेपी की थी, इसलिए इन विधायकों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। बाद में राहुल और प्रियंका गांधी ने स्थिति को संभाला और सचिन पायलट को वापस ले आए। लेकिन गहलोत और पायलट के बीच रिश्ते अभी भी ठंडे ही दिख रहे हैं। इन सब के बीच अब अशोक गहलोत की सरकार फिर मुश्किल में दिख रही है। गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारें गिराने का खेल फिर शुरू हो गया है। राजस्थान से पहले उन्होंने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया है कि अब उसकी बारी है। गहलोत ने कहा है कि बिहार चुनाव के बाद अब बीजेपी की केंद्र सरकार और उनका संगठन फ्री हो गया है और राजस्थान सरकार को गिराने की रणनीति बना रहा है। गहलोत के बयान पर सचिन पायलट ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बीजेपी की ओर से जरूर बयान आ गया। बीजेपी ने कहा कि गहलोत ने नैतिक साहस और मनोबल खो दिया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर गहलोत पूरी तरह तैयार है। पिछली बार जब उनकी सरकार मुश्किल में फंसी तो कुछ ऐसी ही रणनीति उन्होंने तैयार की थी, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी। गहलोत का ध्यान सचिन पायलट पर भी है और उन्होंने पायलट और सिंधिया की दोस्ती को लेकर भी सवाल उठाए हैं। गहलोत की सतर्कता के बाद अब देखना है कि राजस्थान में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चल पाएगा। राजस्थान में जहां गहलोत के दावों से बीजेपी परेशान है, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के साथ दोस्ती करने के फैसले पर पूर्व सीएम कुमारस्वामी अब अफसोस मनाते दिख रहे हैं, जिसके चलते कुमारस्वामी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद से ही सियासत गर्मा रही है। कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में जब से कुमारस्वामी की सरकार गिरी है, तब से उन्होंने कांग्रेस को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है। गठबंधन तोड़ने के बाद भी उनके तेवर नरम नहीं पड़े हैं, बल्कि वो तो सरकार तोड़ने के दोषी बीजेपी के बजाय कांग्रेस को मान रहे हैं। उनकी इसी बयानबाजी को लेकर सिद्धरमैया ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस की कुर्बानियों को बताते हुए कहा कि कुमारस्वामी की अच्छी छवि नहीं रही है। वे अपने झूठ के लिए मशहूर है। वे राजनीतिक फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के पास 80 सीटें थी और कुमारस्वामी के पास 37 सीटें थी, लेकिन फिर भी हमने उन्हें 1 साल 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि किसका फायदा हुआ है। वह वेस्टर्न होटल से सरकार चला रहे थे। सिद्धरमैया का गुस्सा HD कुमारस्वामी के उस बयान को लेकर फूटा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने 2006 से 7 में मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की जनता का जो भरोसा हासिल किया था, जिसे 12 साल तक बरकरार रखा था, वह कांग्रेस से हाथ मिलाकर खो दिया। कुमारस्वामी ने कहा कि उन्हें कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, जिसमें JDS को बीजेपी की बी टीम कहकर उनके खिलाफ अभियान चलाया था। लेकिन पार्टी सुप्रीमो HD देवगौड़ा के रुख की वजह से वे गठबंधन सरकार बनाने के लिए राजी हुए थे। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी कांग्रेस से दोस्ती पर अफसोस जता रहे हैं, तो वहीं बिहार में भी नीतीश को इस बात का अफसोस है कि उनकी पार्टी को कम सीटें क्यों मिली। अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है नीतीश का प्लान? देखिए ये रिपोर्ट।
इस बार के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार कमजोर दिखाई दिए। इसके बाद से ही उन्होंने अपने वोट बैंक को मजबूत करना शुरू कर दिया है। नीतीश को इस बात का एहसास है कि यदि वो कमजोर पड़े तो बीजेपी कभी भी उन्हें सत्ता से हटाकर खुद कुर्सी हासिल कर सकती है। इसलिए अब नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगियों को साथ लाने की कोशिश में जुट गए हैं और इसी के चलते नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। रालोसपा के प्रवक्ता भोला शर्मा ने कहा कि पटना में दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई है। हम पहले भी एनडीए में रह चुके हैं और आज भी हमें एनडीए के साथ कोई दिक्कत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पहले एक साथ काम किया है और अगर एनडीए सरकार सामाजिक न्याय और बिहार के लोगों के कल्याण का काम करेगी तो हम इसके साथ हैं। आपको बता दें कि जेडीयू ने हाल ही में बिहार चुनाव में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता को कम करने के साथ राजनीतिक आधार खो दिया है। पार्टी को सीमांचल क्षेत्र में गंभीर नुकसान उठाना पड़ा है। जेडीयू इस बार बनी एनडीए सरकार में राजनीतिक रूप से कमजोर है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों में उसे महज 43 सीटें मिली हैं। 2 दशक में ये जेडीयू का सबसे खराब प्रदर्शन है। वहीं बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है और 74 सीटों पर जीत हासिल की। एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के बदौलत ही नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन पाए हैं और इसी के चलते इस बार बिहार में सरदार भले ही नीतीश कुमार को बनाया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे से बादशाही कोई और चला रहा है। वहीं दूसरी ओर कुशवाहा ने चुनाव में एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया। हालांकि कुशवाहा की पार्टी चुनाव में एक भी सीट जीतने में असमर्थ रही, लेकिन उसके गठबंधन के सहयोगियों ने विशेष रूप से एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया और 5 सीटें जीती। बसपा भी 1 सीट जीतने में सफल रही। इसके अलावा इन पार्टियों ने जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी जैसी पार्टियों के वोट भी काटे, लेकिन नीतीश कुमार के जरिए कुशवाहा अपनी खोई जमीन हासिल करना चाहते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की। देश इन दिनों स्वास्थ्य मुसीबत के साथ साथ गिरती अर्थव्यवस्था से भी जूझ रहा है। ऐसे में लोगों के ऊपर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। खुदरा महंगाई पहले से परेशानी का कारण बनी हुई है और अब डीजल पेट्रोल की कीमतें भी परेशान करने लगी हैं। तो क्या है आज के पेट्रोल डीजल का दाम, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे दुनिया महामारी का सामना कर रही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा संक्रामक देश बन चुका है। ऐसे में बढ़ती महंगाई ने लोगों की आफत और बढ़ा दी है। इसी बीच तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर दिया। लगातार 14वें दिन तेल के भाव में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 41 पैसे हो गई है, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए 73 रुपए 61 पैसे खर्च करने होंगे। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 83 रुपए 41 पैसे, 84 रुपए 90 पैसे, 90 रुपए 5 पैसे और 78 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। ये सितंबर 2018 के बाद से पेट्रोल और डीजल के लिए उच्चतम दर है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर भारत में भी पड़ रहा है। 2 साल से भी अधिक समय में ये पहला मौका है जब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 83 रुपए से ऊपर गई है। आपको बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए रेट्स लागू हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण लोगों की परेशानी कम होने की बजाय हर दिन बढ़ती जाती है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।